हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में आज हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला रूल दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था की सूचना, यानी अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उनका उत्पाद जो बनता है या फिर जो उनका अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनकी जानकारी, उनकी भौतिक अवस्था की जानकारी लगाना है, यानी कि वो ठोस है या द्रव है या गैस है, तो उनकी जानकारी कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, तो पहला नंबर लिखा गया है कि अगर रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ ठोस हो तो एस, द्रव हो तो एल और गैस हो तो जी उनके सूत्रों के बगल में लगाया जाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर आपको कोई पदार्थ गैस दिखाई देता है, गैस है, तो उनके सूत्रों के बगल में आपको जी लगाना है। अगर द्रव है तो उनके सूत्रों के बगल में एल लगाना है, और अगर ठोस है तो उनको सूत्रों के बगल में एस लिखना है। ठीक है, दूसरा बात बताया गया है कि ऊष्मा की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण से अगर ऊष्मा निकलती है तो अगर निकलती है तो उत्पाद में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है, और ऊष्मा जुटता है तो अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। यानी अभिक्रिया से बाहर निकलता है तो प्रतिफल में यानी उत्पाद में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। अगर अभिक्रिया में लगता है ऊष्मा तो उस समय हम अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर दिया गया है कि अभिक्रिया होने की आवश्यक शर्तों की जानकारी, यानी अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए क्या क्या शर्त है, यानी उसको गर्म करना है या ठंडा करना है, ये सब की जानकारी के लिए भी यहाँ पे लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए तीर चिन्ह के ऊपर ताप दाब या उत्प्रेरक लिखा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रासायनिक समीकरण लिखा गया है, इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इनका शर्त लिखा गया है 150 से 200 एटीएम एटीएम, और उसके बाद 450 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप एफी और एमओ उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराया गया है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं की शर्तें, अगर ये ना हुआ तो अभिक्रिया भी नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका N2 लिखा गया है, तो N2 आपका गैस है, इसलिए इसके बगल में जी दर्शाया गया है। यानी कि नाइट्रोजन का ठोस अवस्था गैस होता है, नाइट्रोजन का भौतिक अवस्था गैस होता है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे देखिए H2 लिखा गया है, H2 भी गैस रूप में ही पाया जाता है। यहाँ पे बना है NH3 यानी अमोनिया भी गैसीय रूप में पाया जाता है, इसलिए इसके बगल में भी जी लिखा गया है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हीट एंड ट्रायल विधि जो होता है ये सबसे प्रचलित विधि होता है और यही पढ़ना होता है, हीट एंड ट्रायल विधि। इसके अलावा जो होता है वो विधि भी बताया जाएगा, लेकिन वो 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा भास्ट होता है, इसलिए आपको केवल हीट एंड ट्रायल विधि से ही समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी अगर आप हीट एंड ट्रायल विधि से समीकरण संतुलित करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होता है जिसको पालन कीजिएगा तब भी होगा। पहला चरण देखिए लिखा गया प्रथम चरण में कि सर्वप्रथम अभिकारक को बाईं और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। यानी अभिकारक को बाईं और प्रतिफल यानी उत्पाद जो बनता है उसको दाईं ओर लिखना है। द्वितीय चरण लिखा गया कि अभिकारक एवं उत्पाद के सभी परमाणु संख्या को गिनकर लिखते हैं। यानी अभिकारक और प्रतिफल, यानी अभिकारक को एक साइड लिख दीजिए, प्रतिफल की एक साइड, और दोनों तरफ जो भी तत्व हैं उनके दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या लिख दीजिए। दूसरा चरण। उसके बाद तीसरा क्रिया आपको करना है कि अंत में अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणुओं में उपयुक्त पूर्णांक से गुणा किया जाता है ताकि बाईं और दाईं ओर समान परमाणु संख्या हो जाए। यानी उनका जो परमाणु संख्या होता है बराबर न होने पर उस पूर्णांक से गुणा करना है ताकि दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल के जो परमाणु संख्या होता है वो आपस में बराबर हो जाए। तो हमें उस समय अपने अनुसार वहाँ पे किसी भी अंक से गुना करना है ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद लिखा है चौथा चरण में आप लोगों को क्या करना है। तो चौथा चरण देखिए लिखा गया है कि संतुलित समीकरण को कभी कभी भौतिक अवस्था को बताया जाता है। यानी समीकरण संतुलित होने के बाद कभी कभी भौतिक अवस्था भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ तक हमको 3 ही जो स्टेप करना था, 3 ही स्टेप ध्यान से करिएगा तो आपका रासायनिक समीकरण जो होगा संतुलित हो सकता है। पहला आप लोगों को करना है कि अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को
दाईं ओर लिखना है। दूसरी चरण करना है कि अभिकारक और प्रतिफल में जो भी परमाणु हैं उन परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या को लिख देना है। तीसरा चरण करना है कि उनकी परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं है तो उपयुक्त पूर्णांक से उसमें गुना कर देना है ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है कि Fe प्लस H2O मिलकर Fe2O3 और H2 बनाते हैं। तो पहला हमारा चरण था कि अभिकारक को हमें बाईं ओर लिखना है, यानी अभिकारक है उसको हम बाईं ओर लिख दिए। अब प्रतिफल है जिसको हम किधर लिखें तो दाईं ओर लिखें। ठीक है, इसमें अभिकारक में ये जो तत्व लिया गया है अभिकारक में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Fe लिया गया है तो Fe लिख दिए, H लिया गया है तो H लिख दिए, O लिया गया है तो O लिख दिए। ठीक है, अब देखना है कि अभिकारक में F कितना बार है, कितना है तो अभिकारक में F जो है 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 लिखा गया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन आपका अभिकारक में 2 है तो 2 लिखा गया। उसके बाद ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन आपका अभिकारक में 1 है तो 1 लिख दिया गया। ठीक है, अब आते हैं प्रतिफल में। प्रतिफल में अब देखेंगे कि Fe प्रतिफल में कितना है 3। उसके बाद देखते हैं Fe के बाद H प्रतिफल में कितना है 2 तो 2 लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा ऑक्सीजन प्रतिफल में, तो ऑक्सीजन प्रतिफल में 4 है, यानी अभिकारक में 1 था लेकिन यहाँ पे 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ये भी 2 है, ये बराबर है। और लेकिन आपका Fe इधर 1 था इधर 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए यानी इधर भी 3 होना चाहिए और ऑक्सीजन बराबर होने के लिए 4 होना चाहिए। तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद ये अभिकारक साइड में गुना किए हैं तो हमको अभिकारक साइड में ये गुणक जो गुना किया गया है उसको, उस अंक को उसमें लगाना है। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ पर लिखा गया देखिए Fe प्लस H2 तिरचिन Fe2O3 प्लस 2H H2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 से गुना किए थे, किस में किए थे तो Fe में किए थे। तो Fe आपका अभिकारक में इधर है तो Fe आपका अभिकारक में इधर है, इसलिए यहाँ पे 3 लगा दिए हैं। और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन में गुना हुआ है 4 से, वो भी अभिकारक के साइड में, तो अभिकारक के साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे है तो इसके पहले हम 4 लगा दिए। ठीक है, अब फिर एक बार इसको अभिकारक और उत्पाद को लिख कर देख लेते हैं कि ताकि हमारा समीकरण जो है संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो अभिकारक में Fe जो है 3 है और इधर देखते हैं तो अब उत्पाद में Fe जो है 3 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से इसका गुणक हो जाता है तो 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन है। और यहाँ देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे केवल 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। अब यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें तो 4 ऑक्सीजन अभिकारक में, प्रतिफल में ऑक्सीजन देख रहे हैं तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। यानी अब हाइड्रोजन की संख्या जो है ये बराबर नहीं है, हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 8 गो है। तो इसमें हमको 8 करने के लिए इसमें हम कितना से गुना कर देंगे 4 से गुना कर देंगे। गुना करिएगा तो हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन में 4 से गुना किए हैं तो 4 को हम कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे, हम जब भी लिखेंगे तो इसके साइड में लिखेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें कहीं पे अगर हमको लिखना हो, जैसे O में गुना हुआ है 4 से, तो हम 4 को कभी भी इसके नीचे ना लिखेंगे, हम हमेशा इसके साइड में लिखा जाता है। मान लीजिए O यहाँ पे है तो यहाँ बीच में तो नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 से गुना हुआ है हाइड्रोजन में, तो नीचे जब आइएगा तो नीचे आने के बाद देखिए 3F था, इधर अभिकारक में कुछ भी मतलब गुना नहीं हुआ है तो सेम उतार दीजिएगा। उतारने के बाद Fe3O4 ऊपर वाला सेम है तो सेम, प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद आप हाइड्रोजन में गुना किए हैं, अभी प्रतिफल में हाइड्रोजन में गुना हुआ है यहाँ पे प्रतिफल में, तो आपका प्रतिफल में हाइड्रोजन यहाँ पे है, जितना से गुना हुआ है उतना इसके पहले लगा दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ भौतिक अवस्था बताया गया कि ये ठोस होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है लिक्विड होता है, जल जो होता है लिक्विड होता है। Fe2O4 जो होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, और H2O जो होता है H2 जो होता है ये गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला विधि था रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ये आंशिक विधि होता है। दूसरा विधि होता है आंशिक विधि, और तीसरा विधि भी इसका होता है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं।